हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अमर आज आपके लिए लेके आया हूँ DFCCIL के जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT पोस्ट के लिए जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन कंसीडर करे थे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि और जो क्वेश्चन आते हैं किस टॉपिक से बनते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाए। अगर वो क्वेश्चन नहीं आते तो उन्हें छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आप देखेंगे, द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर अ सेमीकंडक्टर। देखिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि सेमीकंडक्टर में कैसा होता है, कंडक्टर में कैसा होता है और नॉन कंडक्टर में कैसा होता है। ठीक है ना। और ओवरलैपिंग और ये सब क्या होता है, ओवरलैपिंग और फर्मी लेयर क्या होता है, हमारे लिए जानना ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर क्या है। हमारे लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि जो ऑप्शन अदर दे रखे हैं उनका मतलब क्या बनता है, कि आगे आने वाले पेपर में कहीं वो पूछ ले ओवरलैपिंग क्या है तो फिर हमें वो चीज़ पता नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। देखिए, सिलिकॉन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 14 होता है। तो उसका KLMN स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 2 8 और एंड में आ जाएगा 4। तो 2 8 4 मतलब 14 एटॉमिक नंबर हो गया। जो 4 आउटर ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड हो गया आपका आउटर ऑर्बिट वाला। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जहाँ कंडक्ट होना है वो सेमीकंडक्टर, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच का जो लेवल होता है उसको कहते हैं फर्मी लेवल। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है, द लेवल बैंड, द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर इज। तो इसका आंसर फर्मी लेवल हो जाएगा। ठीक है ना। अब फॉरबिडन गैप क्या होता है, फॉरबिडन गैप भी दोनों के बीच में होता है, लेकिन फॉरबिडन गैप किसके होता है, फर्मी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में होता है। जो हमारा एनर्जी गैप जो आप देख रहे हैं, एनर्जी बैंड स्क्रीन पे, उसमें। ठीक है गाइस, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें आप देखेंगे कि ये कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। इसमें एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है ना। तो अगर पूछे कि ओवरलैपिंग किस में होती है तो आप बता देंगे कि कंडक्टर में ओवरलैपिंग होती है। ठीक है ना। नॉन कंडक्टर सेकंड देखेंगे, नॉन कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से उसमें करंट फ्लो उतना ही मुश्किल हो जाता है। जिसमें आपका एनर्जी गैप ज़्यादा होगा ना, मतलब फॉरबिडन गैप ज़्यादा होगा, उतना ही उसमें मुश्किल होगा करंट। जैसे लकड़ी में करंट फ्लो करना बड़ा मुश्किल है, प्लास्टिक में बड़ा मुश्किल है। तो ये क्या है, सारे नॉन कंडक्टर हैं। अब तीसरा C हम देखेंगे, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जो स्टेज होती है वो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के जो बीच की स्टेज होती है, मिडल स्टेज ऑफ द कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, इट इज़ कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में देखेंगे एनर्जी गैप क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसे एनर्जी गैप कहते हैं, और जो बीच का जो लेवल होता है वो फर्मी लेवल होता है। ठीक है दोस्तों, ये होपफुली आप ये समझ पाए होंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एन एम्पलीफायर हैज़ अ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। ठीक है, एक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन और करंट गेन हमें दे रखा है 10 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 100 एंड 10 दे रखा है हमें, और उसमें क्या पूछ रहा है, द वोल्टेज करंट एंड पावर गेन इन द डेसिबल। तो डेसिबल में उसका क्या निकालना है, वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन। ठीक है, ठीक है, 10 और 100 दे रखा है इसका वोल्टेज गेन और करंट गेन। तो देखिए, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, वो हमें मिल रखा है ऑलरेडी, इसका 10 दे रखा है। और ऐसे ही इन करंट गेन का क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, वो हमें 100 दे रखा है। ठीक है, अब इससे हमें पावर गेन निकालना है। तो पावर गेन क्या हो जाएगा, P इजिकल टू क्या होता है, V/I होता है। तो पावर गेन निकालने के लिए वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, तो हमारा 1000 क्या हो जाएगा, ये हमने निकाल लिया पावर गेन, जो हमें कंसिडर नहीं था। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इसका फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज गेन अगर हमें डेसिबल्स में निकालना है तो डेसिबल्स में कैसे निकालते हैं, डेसिबल्स में हम ऐसे निकालते हैं दोस्तों। ये देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला बनता है वोल्टेज गेन डेसिबल्स का, वो बनता है 20 log VO अपॉन VI। VO अपॉन VI हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 10 है। तो इसको हम VO अपॉन VI की जगह 10 रख देंगे। तो 20 log 10, log 10 की वैल्यू हमारी होती है 1। तो वोल्टेज गेन डेसिबल्स में कितना आ गया, 20 डेसिबल्स। ऐसे ही देखेंगे करंट गेन, करंट गेन का भी 20 log IO अपॉन II होता है। तो IO अपॉन II हमें 100 दे रखा है, तो 20 log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो 20 इंटू 2 इजिकल टू 40 डेसिबल क्या हो गया, करंट गेन। अब पावर गेन निकालना है, पावर गेन का होता है 10 log PO अपॉन PI।
तो 10 log PO अपॉन PI अभी हमने निकाल लिया था, कितना निकला था, 1000 निकला था। तो log 1000 की वैल्यू होती है 3, तो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30। तो ऐसे ही हमारा आंसर निकल गया। तो इसका हम ऑप्शन में देखते हैं, इसका दे रखा है 20 हो गया वोल्टेज गेन, 40 हो गया करंट गेन और 30 हो गया पावर गेन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि सर क्लैम्पर क्या होता है, क्लिपर क्या होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, सर्किट यूज टू शिफ्ट द डीसी लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल। देखिए इनपुट सिग्नल का जो लेवल चेंज कर रहा है, डीसी लेवल चेंज कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लैम्पर कहते हैं। अभी कैसे कहते हैं वो हम देखते हैं। देखिए पहले क्लैम्पर छोड़ देते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर करता है AC टू DC कन्वर्टर करता है। एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब छोटे सिग्नल को बड़े में कन्वर्ट कर सकता है। अब बचता है क्लैम्पर और क्लिपर। क्लैम्पर और क्लिपर को हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, क्लैम्पर क्या करता है कि जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। देखिए इसका जो रेफरेंस लेवल है वो 0 पे है। 0 क्या होता है, हमारा रेफरेंस लेवल होता है। तो अब आप देखेंगे सर्किट का अगर कैथोड ऊपर की तरफ होगा ना, दैट इट मीन्स कि ये पॉजिटिव क्लैम्पर है, मतलब लेवल को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा। 0 को नीचे ले आएगा और लेवल को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा, एम्पलीट्यूड को ऊपर कर देगा, VO अपॉन VM अपॉन 2VM को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा। अगर कैथोड ऊपर की तरफ होगा तो ये पॉजिटिव क्लैम्पर हो गया। अगर क्लैम्पर का मतलब होता है शिफ्टिंग करना, या तो वो ऊपर शिफ्ट करेगा या वो नीचे शिफ्ट करेगा वोल्ट लेवल से। वो डिपेंड करता है कि डायोड की डायरेक्शन क्या है। डायोड की डायरेक्शन अगर ऊपर की साइड कैथोड है तो वो ऊपर की साइड शिफ्ट करेगा और वोल्टेज लेवल को नीचे ले आएगा। अगर डायोड की डायरेक्शन, इसमें नेगेटिव क्लैम्पर में हम देखते हैं, अगर डायोड की डायरेक्शन कैथोड मतलब नीचे की तरफ है तो ये क्या करेगा, वोल्टेज के लेवल को, इनपुट लेवल आप देख रहे हैं 0 रेफरेंस है और यहाँ पे क्या हो गया, 0 रेफरेंस ऊपर हो गया और एम्पलीट्यूड नीचे आ गया। तो इसने क्या करा, लेवल शिफ्टर की तरह काम कर रहा है ये। ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्लिपर। क्लिपर मतलब दोस्तों होता है काटना। क्लिप मतलब हमेशा आप याद रखिए, क्लैम्पर और क्लिपर में कभी कंफ्यूज मत होइए। क्लिपर और क्लैम्पर में क्या होता है, देखिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्लिपर। क्लिपर का मतलब होता है काटना। तो क्लैम्पर और क्लिपर में कभी भी कंफ्यूज मत होइए। अगर लेवल शिफ्टिंग की पूछ रहा है, ऊपर और नीचे शिफ्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो हमारा क्लैम्पर होगा। अगर काटने के लिए पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लिपिंग हो जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव क्लिपिंग और नेगेटिव। पॉजिटिव क्लिपिंग की बात कर रहा है तो पॉजिटिव साइकिल काट रहा है, नेगेटिव क्लिपिंग की बात कर रहा है तो नेगेटिव साइकिल काट रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला पॉजिटिव क्लिपिंग। पॉजिटिव क्लिपिंग कैसे होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इनपुट सिग्नल हमने ये प्रोवाइड करा, साइन वेव साइकिल प्रोवाइड करी, VP पीक टू पीक हो गया, प्लस VP हो गया 0 रेफरेंस से, पीक वोल्टेज प्लस में, पीक वोल्टेज माइनस में। अभी आउटपुट में हमें देख रहे हैं तो पीक वोल्टेज माइनस में मिल रही है। जो 0.7 अपना कितना होता है, जर्मनी सिलिकॉन का जो होता है क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है ना। तो उसको वो क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा। डायोड, कौन सा डायोड हुआ ये, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 0.7 क्या करेगा, ड्रॉप कर ली वोल्टेज ने प्लस साइकिल को। एज अ रेक्टिफायर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल को काट दें, खाली पॉजिटिव लें और इसका फिर एवरेज निकाल लें, तो हमारे एक तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में काम कर रहा है। ठीक है ना। आगे देखते हैं नेगेटिव क्लिपिंग है, तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव क्लैम्पर में पॉजिटिव साइकिल को काट रहा है। ऐसी नेगेटिव क्लिपिंग में क्या होता है, नेगेटिव साइकिल को काट देता है, तो हमारे में आउटपुट जो मिलती है वो पॉजिटिव साइकिल मिलती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेगेटिव डायोड क्लिपिंग में अगर इनपुट हम साइकिल साइन वेव दे रहे हैं तो आउटपुट में कौन सी साइन वेव मिलेगी। ठीक है ना। तो इसको याद रखिए, क्लिपिंग और क्लैम्पर का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए। क्लिपिंग मतलब होता है, क्लिपिंग मतलब होता है काटना, और क्लैम्पर होता है किसी डीसी लेवल को या वोल्टेज लेवल को ऊपर, रेफरेंस के ऊपर या रेफरेंस के नीचे शिफ्ट करना। इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BCD इक्विवेलेंट पूछ रहा है। देखिए BCD इक्विवेलेंट किसका पूछ रहा है, डेसिमल का। पावर 10 दे रखी है तो डेसिमल है। ठीक है ना। तो ये आप भी जब भी आपको रफ शीट मिलती है आंसर क्वेश्चन पेपर शुरू होने से पहले, तो आप पहला काम यही कीजिए कि ये जो बाइनरी की जो 0 से लेकर 15 16 तक जितनी भी होती है, इसको टेबल को बना लीजिए। जैसे हम रीजनिंग में करते हैं, रीजनिंग में अल्फ़ाबेट बना लेते हैं, ईज़ोटी 5 10 20
और 25 की इजोटी बना लेते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले आप रफ शीट पे क्या करिए, चुपचाप से जल्दी से ये टेबल बना लीजिए, जिससे क्या होता है आपको क्वेश्चन को समझने में बड़ी आसानी मिलती है। अब देखिए इसमें सिंपल ही पूछा है, इस टेबल को देख के आप सिंपल ही बता देंगे कि 3 का क्या होगा, 3 का होगा 0011, ठीक है। 4 का क्या होगा, 4 का होगा 0100 और ऐसे 5 का बता देंगे। तो ये आंसर बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए अगर आपके पास ये टेबल है तो सबसे पहले आप जाएंगे ये टेबल बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, हेक्साडेसिमल की, डेसिमल की और बाइनरी की भी 4 डिजिट की, ठीक है। इससे आप 3 डिजिट का भी कंसिडर कर सकते हैं कि 3 डिजिट में क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड ऑफ इनपुट टेस्ट सिग्नल। देखिए कौन सा इनपुट टेस्ट सिग्नल का स्टैंडर्ड नहीं है। इनपुट टेस्ट सिग्नल क्या होते हैं, इनपुट टेस्ट सिग्नल बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे अच्छे टॉपिकों में से एक है, ये डिप्लोमा में और डिग्री लेवल पे अच्छे तरीके से बताया जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो स्टेप सिग्नल होता है, जो पहला आप देख रहे हैं स्टेप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, रैम्प सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। तो इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मैंने ये आपका डायग्राम दिखा दिया है, अगर ये पूछ ले कि हाँ भाई अगले क्वेश्चन पेपर में कि हाँ भाई ये इनपुट टेस्ट सिग्नल कौन कौन से होते हैं, इनमें से कौन सा है, तो आप बता पाएंगे स्टेप सिग्नल, पैराबोलिक, रैम्प और इम्पल्स सिग्नल। स्पीच सिग्नल क्या होता है, स्पीच सिग्नल क्या होता है, किसी अगर हमने वॉइस रिकॉर्ड करी है तो उसका लेवल, एम्पलीट्यूड और ये सारी चीज़ें कितनी डीबी का वो सिग्नल है, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए स्पीच सिग्नल यूज़ होता है। दैट इज़ नॉट फॉर अ इनपुट टेस्ट सिग्नल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पीच सिग्नल, जो इन्हें पूछा है कि कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द ए पॉइंट इन द बिलो सर्किट रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए जहाँ पे करंट के दो या दो से अधिक जॉइंट मिलते हैं वो क्या बन जाता है, एक जंक्शन बन जाता है। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक करंट फ्लो के आके जुड़ते हैं, पॉइंट जुड़ते हैं, तो वो एक जंक्शन बन जाता है। तो जंक्शन को क्या कहते हैं, हम नोड कहते हैं। तो इसमें एमीटर और डिले एलिमेंट वगैरह कुछ नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। नोड या जंक्शन कहते हैं। ये हम केवीएल केसीएल वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताएंगे जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे, तो उसमें आपको ये फंडा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। नोड एनालिसिस और ये सब पढ़ाएंगे हम आपको, तो ये सारे आपको क्लियर कर देंगे फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एम्बर स्मॉल मॉडल इज़ एप्लीकेबल टू। सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, आई टेबल स्टूडेंट कहेंगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है ये। एम्बर स्मॉल मॉडल क्या होता है, एम्बर स्मॉल मॉडल वही काम करता है जहाँ हमारे को 2 कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। 2 कंडीशन कैसे, जैसे हम एक डायोड यूज़ कर रहे हैं तो उसको या तो हम रिवर्स वाइज में चलाएंगे या फॉरवर्ड में, एक ही कंडीशन में चला सकते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास 2 स्टेजेस होनी चाहिए, एक तो एक्टिव स्टेज, सैचुरेशन स्टेज, कट ऑफ स्टेज और एक्टिव इन्वर्स स्टेज। तो उसमें एक डायोड को एक स्टेज देनी पड़ती है, दूसरे को दूसरी स्टेज देनी पड़ती है। तो जहाँ पे 2 स्टेजेस यूज होती हैं वो वहाँ पे हमारा एम्बर स्मॉल मॉडल एप्लीकेबल होता है। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, बीजेटी में, जहाँ हमारे 2 जंक्शन होते हैं वहाँ पे 2 स्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। डायोड में तो नहीं होती, ना मॉसफेट यूनिपोलर है, जेएफईटी भी यूनिपोलर है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल हमारे स्टेज की ज़रूरत पड़ती है, सिंगल स्टेज की भी ज़रूरत पड़ती है और ये यूनिपोलर भी है। तो हमें वहीं यूज़ करना है जहाँ हमारा बाईपोलर हो। अगर डबल स्टेज है भी लेकिन उसका बाईपोलर होना बहुत ज़रूरी है। अब ये पूछता है, एक क्वेश्चन और बनता है इससे रिलेटेड कि एम्बर स्मॉल मॉडल किस कंडीशन पे एप्लीकेबल नहीं होता। ये एप्लीकेबल होता है ओनली 3 कंडीशन पे। 4 कंडीशन होती है ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए। पहला एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। एम्बर स्मॉल मॉडल इट्स ओनली एप्लीकेबल ओनली दिस 3 स्टेज। ये एक्टिव इन्वर्स रीजन में एप्लीकेबल नहीं होता। ये इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बूट स्ट्रैप लोडर इज़ अ कोड। देखिए बूट स्ट्रैप क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। बूट क्या होता है, बूट किसी चीज़ को इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, जैसे आपको कंप्यूटर का CPU ऑन करना है तो आपने बटन दबाया, तो वो जब तक आपका वेलकम लिखा हुआ नहीं आ जाता, वेलकम के बाद विंडो बनी हुई नहीं आ जाती, तो जब वो जो प्रक्रिया है आपकी वो इनिशियलाइजिंग है, मतलब वो बूट हो रहा है अभी, वो सर्किट क्या है, बूटिंग स्टेज में है, इनिशियलाइजिंग स्टेट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोड व्हेन अ मशीन इनिशियलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RISC स्टैंड फॉर, RISC की फुल फॉर्म पूछी है तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो आप कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक हैं उसके ये जो फुल फॉर्म है प्लीज़ ये पढ़ के जाइए, इसमें से एक आध क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये इजीली नंबर दे जाते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनपुट पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द फीडबैक सिग्नल इज। देखिए पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक के बारे में पूछ रहा है। पॉजिटिव फीडबैक इन फेज होता है या आउट फेज होता है। देखिए लैगिंग बाय 90% और लीडिंग बाय 90% इसमें कॉन्सेप्ट ये चलता ही नहीं है, ये आपका चलता है पावर फैक्टर में, तो ये दो ऑप्शन तो हटा दीजिए। अब देखते हैं इन फेज और आउट फेज। पॉजिटिव में हमेशा याद रखिए जो सिग्नल होता है वो हमेशा इन फेज होता है, और नेगेटिव में क्या होता है, आउट ऑफ फेज होता है। पॉजिटिव फीडबैक इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं रीजनरेटिव फीडबैक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीजनरेटिव फीडबैक को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको याद रखना है रीजनरेटिव फीडबैक जो होता है वो पॉजिटिव फीडबैक होता है, वो हमेशा इन फेज होता है, और नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो डीजनरेटिव होता है और आउट फेज होता है। ठीक है ना। तो ये हमारी वीडियो थी 10 क्वेश्चन की। अगली वीडियो हम जल्द से जल्द कल या परसों में लेके आएंगे। इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, गुड लक, बाय बाय।